Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो अभी तक मैंने आप लोगों को कराए हैं CDP पेपर 2 के लिए सारे क्वेश्चन जो थे वो ऑनलाइन एग्जाम के थे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर कराऊंगी वो सारे जो ऑफलाइन एग्जाम आप लोगों के हुए हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ जो जैन में एग्जाम हुआ था, जैन 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, या फिर केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की है वो किस चीज़ की बात करते हैं, बच्चे को गाइड करने की बात करते हैं, उसको सपोर्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, थ्रू किस चीज़ के थ्रू, तो स्कैफ होल्डिंग के थ्रू। ठीक है, कि बच्चे को हिंट दीजिए, बच्चे को समर्थन दीजिए जिससे बच्चा अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किशोरावस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। तो देखिए किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्थापन की क्षमता की ओर ले जाती है। या फिर किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिखा गया है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो देखिए नेगेटिव पूछा गया था, नेगेटिव कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए जो बच्चे का विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि किशोरावस्था में एक समान तरीके से प्रवेश करते हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है, या फिर असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, पुरस्कार के लिए कार्य कर रहा है, इसका मतलब बाहरी रूप से प्रेरित है बच्चा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चा जब इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है, रुचि के साथ काम करता है, ठीक है, अपने आंतरिक तरीके से, तो वो हो जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, लेकिन जब बच्चा किस चीज़ के लिए, बाहरी इनाम के लिए करता है, ग्रेड के लिए करता है, या फिर सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए करता है, दिखावे के लिए करता है, तो वो किस में आता है, वो आता है बाहरी रूप से प्रेरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना। देखिए नज़रअंदाज नहीं करना है, ना ही उनकी एक प्रकार की कमी के रूप में उसको स्वीकार करना है। ठीक है, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या फिर सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो देखिए एक समान पाठ्यक्रम लागू नहीं करना है, बल्कि क्या होता है कि विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण में निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, या फिर अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है, या फिर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। देखिए जो असेसमेंट होता है गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, या फिर मानक संदर्भित होता है। तो देखिए मानक संदर्भित भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है। तो प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वो कैसा होता है, वो होता है गतिशील। ठीक है, कैसा होता है, गतिशील होता है, ना तो योगात्मक होता है, ना ही ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना या फिर पुनर्प्राप्ति होना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया दी गई है कि ऐसी प्रक्रिया जो वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे किस चीज़ में, स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, उसको कहते हैं अटेंशन। क्या बोला जाता है उसको? ध्यान देना। ना तो यहाँ पर क्षति है किसी चीज़ की, ना ही उसको भूलना कहते हैं और ना ही पुनर्प्राप्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी? तो देखिए टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल अ मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? या फिर टू किल अ मॉकिंगबर्ड का नायक कौन है? तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें नायक की, तो देखिए ये भी हम लोग यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। विषय क्या है वो भी बता देंगे, कथानक क्या है ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बात की गई एनालाइज करने की, तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन जो हम एनालाइज करेंगे, किस क्वेश्चन में करेंगे, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको क्या करनी है, उसको एनालाइज करना है और फिर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिकथन ए दिया गया है, शिक्षकों को निरंतर अपनी स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण दिया गया है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा सो सही होगा? तो देखिए यहाँ पर दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ होता है कि शिक्षक जो है वो क्या है, चिंतनशील है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गैलिसन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? तो देखिए देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो फेमिनिस्ट था। देखिए नारीवादी दृष्टिकोण के ऊपर इस थ्योरी की आलोचना की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभिकथन ए दिया गया है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए जो विकास होता है वो अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है और अनुक्रमिक है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अपपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की किस क्षमता को प्रभावित करती है? तो देखिए कौन सी क्षमता को प्रभावित करती है डिसलेक्सिया? भावनात्मक चित्र बनाने, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने, या फिर शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए जो डिसलेक्सिया होती है वो क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल होती है, ठीक है, जो क्या करती है, ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ती है। डिसलेक्सिया क्या होती है? जब हमारे पठन में विकार होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? फर्स्ट दिया गया है, छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, या फिर छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और उसे निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहें। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, कोल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो देखिए, कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द बच्चा कब घूमता है? जब पूर्व पारंपरिक नैतिकता में हो, पारंपरिक हो, स्वायत्त हो या फिर विषम नैतिकता हो। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए, जब बच्चा कन्वेंशनल मोरालिटी में होता है, कन्वेंशनल स्टेज में होता है, तो बच्चा क्या होता है? कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना या फिर प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर नेगेटिव है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। तो यहाँ पर कौन सा नेगेटिव हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा आपका, देखिए ए भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, बी भी यहाँ पर बिल्कुल सही है और डी भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की, सिर्फ अंतिम उत्पाद की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा गलत है? तो ये यहाँ पर सी गलत है। इसके अलावा 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना या फिर अपमान के डर से, असफलता या फिर सजा से बचने पर ध्यान देना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। जो महारत लक्ष्य अभिविन्यास होते हैं, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तो देखिए शिक्षक कौन होता है जो अच्छी भूमिका निभाए? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो क्या करे? विविध सामग्री प्रदान करे और ज़रूरत पड़ने पर, देखिए आवश्यकता पड़ने पर क्या करे? स्कैफोल्डिंग, बच्चे को समर्थन भी दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना या फिर जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए जो ये यहाँ पर पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, ये जेंडर रूढ़ियों पर क्या करेगा? सवाल उठाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को क्या सीखने में सक्षम बनाती है? तो देखिए जब बच्चा क्या करता है, अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता बच्चे के अंदर कब डेवलप हो जाती है? तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्टेज होगी? तो जब बच्चा कौन से स्टेज में आ जाएगा? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में होगा और उसके अंदर बीज गणित और गणना करने की क्षमता बच्चे के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा नहीं होगा। गणित, बीज गणित और गणना बिल्कुल सही है, लेकिन मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कौन सी में? तो देखिए इन चीज़ों को प्रयोग करने की जो क्षमता होगी बच्चे के अंदर वो कौन से स्टेज में आएगी? तो वो आएगी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधित समस्याएं, स्वलीनता विकार, भाषा की समझ की समस्या या फिर संचार संबंधी विकार। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। बच्चे के अंदर क्या है? दृष्टि संबंधी बच्चे के अंदर समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अभिकथन ए है, एक समावेशी कक्षा में सीखने में लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए ए तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आर दिया गया है ये गलत है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्य को कर पाते हैं जो उसके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो देखिए विकास के क्षेत्र की, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया हुआ है, विकास के क्षेत्र के अंदर होना चाहिए ना कि बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बस बाहर तो अंदर गलत हो जाएगा, आपको अंदर देखना है। अब देखिए जो बच्चा है वो किसके, अपने से अधिक जानकार के साथ ही सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य और अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्न में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावशाली रणनीति होगी। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को शक्ति से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। देखिए अवधान अवधि बढ़ाने के लिए आप सख्तपना नहीं करेंगे बच्चे के ऊपर, स्वनियमन एवं समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, या फिर माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाना। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। बच्चे को टाइमर देंगे, ठीक है, जिससे बच्चा अपना स्वनियमन कर सके और बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को फास्ट करने का ट्राई करेगा, उसका माइंड भी विचलित नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अभिकथन ए दिया गया है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वो मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, बच्चे को ऐसा ही एहसास कराया जाना चाहिए। कारण दिया गया है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हो जाते हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। छात्रों के, देखिए शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, या फिर अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। देखिए निष्क्रिय प्रक्रिया तो नहीं होती है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत एवं इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है, तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ पर बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। यह एक रेखीय प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, या फिर विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा सही है, बी भी यहाँ पर सही है, इसके अलावा सी भी सही है, डी भी सही, लेकिन कौन सा नहीं है, तो एक रेखीय प्रक्रिया है, लीनियर प्रोसेस है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अभिकथन ए दिया गया है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। कारण दिया गया है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर
बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, क्योंकि देखिए विकास जो होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चा 17 की एज में जा करके क्या कर रहा है, किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, या फिर 18 की एज में जाके किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या होती है, ये कोई क्षण निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और देखिए आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय को विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्त और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, या फिर विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो देखिए बच्चों से कम उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए, कम अपेक्षाएं रखना, या फिर उसको बार बार दंडित करना। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। बच्चा जो भी इनिशिएटिव ले उसके लिए आप क्या करोगे, बच्चे को रिवॉर्ड करो, पुरस्कृत करो उसको। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।